हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं सीए इंटर एसएम एक्सप्रेस में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। बट उसके नाम से उसके कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको अपने हिसाब से कंटेंट करा दूंगा। चैप्टर 3 का सारा कंटेंट करवाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन किया, जब हमने देखा था कि यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी सबसे पहले, जिनको पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज भी बोला जाता है। अच्छा, हमने देखा है स्ट्रेटजीज 4-5 तरह की हैं। सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप, जब आप एक मास मार्केट को टारगेट कर रहे हो, काफ़ी बड़े मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो और आप अपने यहाँ पे प्राइसिंग भी लो रख रहे हो, सबसे लो कॉस्ट प्राइसिंग में कर रहे हो। यहाँ पे आपने कुछ एक कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स यूज़ की होंगी, कुछ एक स्टैंडर्डाइजेशन किया होगा। डिफरेंशिएशन क्या है, जब आप एक फिर से लार्ज मार्केट को टारगेट कर रहे हो, ब्रॉड बेस्ड मार्केट को टारगेट कर रहे हो, बट आपने कुछ एक यूनिक अपने फीचर्स प्रोडक्ट में ऐड किए, कुछ एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स तैयार किए। फोकस, जब आप एक लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, एक नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तब आ जाएगा फोकस। हो सकता है फोकस अकेला हो, या फिर अगर आपने नैरो मार्केट को टारगेट करते हुए लो कॉस्ट रखा तो लो कॉस्ट लीडरशिप, वरना अगर आपने नैरो मार्केट के लिए एक डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट्स तैयार किए, कुछ एक यूनिक फीचर्स ऐड किए, तो वो हो गया फोकस्ड डिफरेंशिएशन। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी दोस्तों हमने देखा वैल्यू फॉर मनी के लिए है, कि जब आप मान के चलो सेम प्राइस चार्ज कर रहे हो बट क्वालिटी हायर प्रोवाइड की, या फिर मान के चलो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने हैं बट आपने फिर अपना प्राइस कम कर दिया, जिससे आपके पास वैल्यू फॉर मनी अचीव हुआ। इसके बाद दोस्तों चैप्टर्स में कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज के कंसेप्ट हैं, स्वॉट एनालिसिस है, कुछ एक फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं जो कि इतने रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले आ जाओ, आपको मैं ये पोर्टर की स्ट्रेटजीज करवा देता हूँ कैप्सूल में से। आ जाओ। तो माइकल पोर्टर की भाई साहब की 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज हमने देखा। कॉस्ट लीडरशिप, जब आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हो लो कॉस्ट पे। डिफरेंशिएशन, जब आप यूनिक कुछ ऐड करते हो। और फोकस, आप एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो कॉस्ट लीडरशिप के कुछ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जब आप कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी करके लो कॉस्ट तैयार करते हो प्रोडक्ट्स, एक ब्रॉड मार्केट मास मार्केट के लिए कर रहे हो, तब आप बहुत हैवी वॉल्यूम्स पे काम कर रहे हो, बहुत एक लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। आप एक लोअर प्राइस अपने प्रोडक्ट का भी चार्ज कर सकते हो, स्टिल आप सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि किन सर्कमस्टांसिस में आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, या फिर कब ये स्ट्रेटजी सूटेबल है। इसके देखे हमने 4 फैक्टर्स। जब आपके बायर्स काफ़ी प्राइस सेंसिटिव हैं, एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे आटे का, व्हीट फ्लोर का। देन जब डिफ्रेंसिएशन करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे आ जाओ, कॉस्ट लीडरशिप पे आ जाओ। जब लोगों को ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको चीज़ से फ़र्क पड़ता है, सब सेम क्वालिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसका ब्रांड है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके प्राइस से ही सिर्फ दोस्तों बायर्स को मतलब है। या फिर जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और उनके पास बार्गेनिंग पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर हमने देखा आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो कॉस्ट लीडरशिप करना है, कॉस्ट सेविंग करनी है। फिर कोई भी डिफ्रेंसिएशन की यहाँ पे बात नहीं करेगा जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप स्टैंडर्डाइजेशन करोगे। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, इसलिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनेगा। हाई वॉल्यूम को बनाने से पहले आपके पास फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड आपको अच्छे से करना है, ताकि आपको पता हो कि कितने यूनिट्स आपके बिकने वाले हैं, और जो लास्ट में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो आप अच्छे से करोगे, ठीक है। अब आपके रिस्क क्या हैं दोस्तों, जैसे कि हमने देखा हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, हो सकता है वो कॉपी कर लें, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाए, अब उन्हें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिटर्स ने हमें कॉपी कर लिया, इमिटेट कर लिया, और कुछ टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज आ गए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की अब आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हमने देखा पोर्टर की 5 फोर्सेस से निकल के आई हैं, तो जो पोर्टर की 5 फोर्सेस, उन्हीं को ही आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके यहाँ पे एडवांटेजेस बना सकते हो। चलो, डिसएडवांटेजेस, जो रिस्क हैं वो तो डिसएडवांटेजेस हैं ही, बट यहाँ पे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आपको हायर सेल्स वॉल्यूम चाहिए, तभी ये हो सकता है, मान के चलो आप हायर सेल्स वॉल्यूम जनरेट ही नहीं कर पाए, रिस्क हो गया, कॉम्पिटिटर्स ने आपको कॉपी कर लिया, कुछ एक टेक्नोलॉजी चेंजेस आ गई, तो वही जो हमने रिस्क है वही आपके डिसएडवांटेजेस बनते हैं, ठीक है।
अब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या है? जब आप कुछ एक यूनिक प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हो जो कस्टमर्स को लगता है कि यूनिक है और आप ब्रॉड मास मार्केट के लिए कर रहे हो, इसमें आप एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो, ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो और आपके पास कस्टमर लॉयल्टी भी बनता है। ठीक है, कैसे आप अचीव करते हो? हमने देखा पीओपीस का है, या तो आप प्रोडक्ट में कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर दो या फिर प्राइसिंग में कुछ एडिशनल चीज़ें कर दो, प्राइस बहुत हाई रखो या फिर लो प्राइस रखो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की आपके पास ब्रांड वैल्यू है, कुछ इमेज है जिनको यूज़ करके आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन ला सकते हो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करो तो आप इसके कीवर्ड्स प्लस बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन, पोप या पीओपी जैसे भी आपको अच्छा लगता है ऐसे आप याद कर सकते हो। कैसे अचीव करेंगे दोस्तों? हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें या तो इनोवेशन करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी ऐड कर दो, परफॉर्मेंस अच्छा कर दो, यूटिलिटी अच्छा कर दो कस्टमर्स के हिसाब से, तो कस्टमर के हिसाब से अच्छा काम करना है, या फिर आप अपनी ब्रांड इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि लोगों को लगे कि आपका अच्छा है और आप अपने प्राइसिंग कस्टमर के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। अब रिस्क, इसके भी वही दो रिस्क हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स ने अगर कॉपी कर लिया तो आप क्या करोगे? सेकंड, कस्टमर्स को हो सकता है कि जो आपने प्रोडक्ट्स में डिफरेंट फीचर्स ऐड करे वो पसंद नहीं आए, तो आपका वो बन गया रिस्क। तो दो यहाँ पे रिस्क हैं, एक तो कस्टमर्स को पसंद नहीं आया, उन्होंने इतना अच्छा वैल्यू नहीं किया, सेकंड कॉम्पिटिटर्स ने आपको कॉपी कर दिया। एडवांटेजेस का क्वेश्चन दोस्तों आया, वही आपकी पोर्टर 5 फोर्सेस में से निकल के आप यहाँ पे एडवांटेजेस लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस कहीं ना कहीं वही हैं, कॉम्पिटिटर्स ने अगर आपको कॉपी कर लिया तो पंगा पड़ गया, कस्टमर्स ने आपको हाईली वैल्यू नहीं किया तो पंगा पड़ गया। अच्छा, या फिर किसी ने कॉपी कर लिया, या फिर आप बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहे थे, कस्टमर्स को लगा कि इतना हाई प्राइस वो नहीं देंगे तो वे किसी और प्रोडक्ट्स की तरफ मूव ऑन कर गए। तो यहाँ पे आपकी डिसएडवांटेजेस कहीं ना कहीं रिस्क जैसी ही है। फोकस, हमने देखा जब आप एक नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो जिसमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है बट वो एक सफिशिएंट साइज का होना चाहिए, और बाकी कंपटीटर्स के लिए वो नैरो मार्केट इतनी इंपॉर्टेंट क्रूशियल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, एक नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अब आप कब यूज कर सकते हो फोकस स्ट्रेटजी? जब आपके वो नैरो कस्टमर्स की एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस हैं, उनको कुछ अलग से डिफरेंट चाहिए, और जो आपके राइवल फर्म्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उन कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रही। ठीक है, इसमें हमने देखा दो तरह से, या फिर आप नैरो मार्केट में लो प्राइसेस लेके आओ, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, और फोकस डिफरेंशिएशन जब आप नैरो मार्केट में कुछ एक यूनिक फीचर्स अपने प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो दोस्तों? तो वही पॉइंट्स कि मान के चलो सबसे पहले तो नीचे जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है उसको आइडेंटिफाई करो जो कॉस्ट लीडर नहीं कवर कर रहे और डिफरेंशिएशन नहीं कवर कर रहे। अच्छा, फिर आप अपने अंदर कुछ ऐसा स्किल सेट डेवलप करो ताकि आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सको। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था दोस्तों फरारी का, जैसे कि फरारी कार्स हैं, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि किन लोगों को इनकी रिक्वायरमेंट है, फिर हमने अपने अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप किए, अपने अंदर एफिशिएंसीज डेवलप की ताकि आप उनको रीच कर सको, टारगेट कर सको, और हमने अपने अंदर फिर इनोवेटिव वेज डेवलप किए ताकि आप वैल्यू चेन को अच्छे से मैनेज कर सको। तो 4 स्टेप्स हैं इसके। रिस्क क्या है दोस्तों? वही रिस्क कि कॉम्पिटिटर आए, कॉपी कर लिया, या फिर कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कस्टमर्स को आपके लिए इतनी चीज़ अच्छी नहीं लगी, कस्टमर्स का टेस्ट अब वही मूव कर गया जो ब्रॉड मार्केट को, जैसे आपका कॉस्ट लीडरशिप या फिर डिफरेंशिएशन जिसको ट्रीट कर रहा था। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? आप यहाँ पे हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो क्योंकि आपने एक नैरो मार्केट के लिए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स तैयार किए, और जितना आपका यहाँ पे एक्सपर्टीज होगा गुड्स एंड सर्विसेज में, उतना ही राइवल्स के लिए मुश्किल है कि आपके साथ compete कर पाना। ठीक है, डिसएडवांटेजेस दोस्तों कहीं ना कहीं रिस्क जैसे ही हैं कि फर्म के पास हो सकता है कि ऐसी कॉम्पिटेंसीज ही नहीं है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो एक नैरो मार्केट को रीच करे, या फिर आपकी डिमांड ही बहुत लिमिटेड है कि आपने जो कस्टमर चुना वो बहुत एक छोटे कस्टमर सेट ऑफ चुन लिया, उनके पास कोई डिमांड ही नहीं है, या फिर जो लार्ज कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी वो कॉम्पिटेंसीज ले आए, तो जो आपने एक नीच डेवलप किया था, अपने अंदर एफिशिएंसीज कैपेबिलिटीज़ डेवलप करी थी, उनकी आज की रेट में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमने फोकस कवर किया। अब बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर क्या दोस्तों? कि जब आप अपनी वैल्यू फॉर मनी लेके आ रहे हो, आप लोअर प्राइस चार्ज कर रहे हो सेम क्वालिटी पे, या फिर सेम प्राइस चार्ज कर रहे हो बट आप हायर क्वालिटी भी दे रहे हो, तो ये हुआ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। चलो
अब एक बार शुरू से शुरू करते हैं, जो रिमेनिंग पॉइंट्स आपको वो कवर करवा देता हूँ। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या दोस्तों, हमने देखा कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट, जैसे कि उसके स्टेक होल्डर्स हुए, उसकी यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, वैल्यूज़ हुए, एथिक्स हुए, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे की स्टेक होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, की स्टेक होल्डर्स कौन है? जिनका आपकी कंपनी के साथ वास्ता है, यानी जो कि पावर भी रखते हैं कि आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस कर पाएं, प्लस उन्हें आपकी कंपनी की सक्सेस में इंटरेस्ट भी है। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मेंडलोस मैट्रिक्स का, या फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, 3 नाम है इसके, बस एक ही बात है, नया टॉपिक है, स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट्स में हो सकता है क्वेश्चन उठ के आ जाए। चलो, मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, मैट्रिक्स क्या बोलता है कि आप यहाँ पे पावर रखो, यहाँ पे इंटरेस्ट रखो, यहाँ पे लो हैं चीज़ें और यहाँ जहाँ जाते हुए हाई हो जाएंगी। तो आपको ये डायग्राम हो सकता है बनाना आ जाए, इसको एक बार अच्छे से कर जाना। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट हाई है और पावर भी हाई है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, तो ये बन गए आपके लिए की प्लेयर्स। एग्जाम्पल्स दोस्तों यहाँ पे आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर आपकी कंपनी का मैनेजर, या फिर सीईओ, ये हैं आपके की प्लेयर्स। अच्छा, बट अगर उनका इंटरेस्ट हाई है बट पावर यहाँ पे पावर उनकी लो है, ठीक है, इंटरेस्ट उनका हाई है। एग्जाम्पल्स दोस्तों यहाँ पे सप्लायर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, इनके पास पावर कुछ नहीं है बट इनके पास इंटरेस्ट हाई है, तो इनको बस बता के चलो कि भाई साहब हमने ये डिसीजन लिया है, आपको मानना पड़ेगा, आपके पास तो पावर ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो इनको कीप इन्फॉर्म्ड करो। अच्छा, बट अगर पावर उनके पास हाई है बट इंटरेस्ट लो है, एग्जाम्पल दोस्तों हमारे कस्टमर्स, इनके पास पावर तो बहुत है कि आपकी स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस कर सकें, बट इनके पास इंटरेस्ट नहीं है इतना कि आपकी कंपनी पैसा कमा रही है नहीं कमा रही है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनको आपको क्या करना है दोस्तों, कीप सेटिस्फाइड रखना है, इनको खुश रखना है, क्योंकि इनके पास पावर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और जो रिमेनिंग कैटेगरी है, ना ही इनके पास पावर है, ना ही इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है, तो ये हमारे लिए भी लो प्रायोरिटी पे चले जाएंगे, इनके साथ हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको आप देख जाना, इसके ये वाले पॉइंटर्स एग्जाम में अगर आए तो एज अ स्ट्रेटजी आप लिख सकते हो। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको साथ साथ बता दी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये ग्रिड कैसे बनाओगे, उसके क्या स्टेप्स हैं। तो इजी से स्टेप्स हैं, आप फटाफट देख लो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन कौन आपके स्टेक होल्डर हैं। आपको पता होगा कौन स्टेक होल्डर हैं, तभी तो आप उनकी मैनेजमेंट की बात करोगे। फिर आप देखो कि उनका पावर कितना है और कितना इंटरेस्ट है हर स्टेक होल्डर ग्रुप का। आपको पता चला एक बार पावर है, इंटरेस्ट है, फिर आप उनको प्लॉट कर दो स्टेक होल्डर्स को इस ग्रिड पे उनके पावर और इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 3 स्टेप्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो स्टेक होल्डर कौन है, फिर देखो उनका कितना पावर कितना इंटरेस्ट, फिर उनको प्लॉट कर दो ग्रिड पे उनके पावर और इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारी असेसमेंट के हिसाब से। क्लियर है दोस्तों? चलो, फिर हमने देखा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या हैं। हमने देखा 4 तरह के ड्राइवर्स हैं, इसमें ये 3 तो आपको चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ाते हैं। चैनल्स की बात यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में होती है। तो चैनल्स एक बार देख लेते हैं। चैनल्स क्या दोस्तों, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुँचाते हो। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की यहाँ पे बात की जाती है। तो चैनल्स हमने देखा मेजरली 3 तरह के, एक तो सेल्स चैनल जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स करते हो, प्रोडक्ट चैनल यानी कि वो लॉजिस्टिक्स कंपनी, जैसे कि हमने बेच दिया तो ये प्रोडक्ट यहाँ से उठा के कस्टमर तक पहुँचाना है, तो कौन सा चैनल यूज़ होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट चैनल यूज़ होगा, जो आपके प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द एंड यूज़र। और एक है लास्ट में सर्विस चैनल, जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, इंस्टॉलेशन सर्विसेज देनी है, उनके लिए यहाँ पे सर्विस चैनल आ जाएगा। क्लियर है? चलो, जो बाकी 3 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स हैं वो आप चैप्टर 2 की रिवीजन में अच्छे से वहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है? अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या है, हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से एनालाइज करने के लिए उनको एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मान के चलो हमारी कंपनी में 100 कॉम्पिटिटर थे, तो 100 कॉम्पिटिटर को इंडिविजुअली तो आप एनालाइज नहीं कर सकते, तो हमने उनके ग्रुप्स बना दिए। सिमिलर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया ताकि उनका एनालिसिस करना ईजी रहे। अच्छा, राइवल फर्म्स, तो जब आपने ग्रुप बनाने हैं, कैसे ग्रुप बनेंगे, हमने देखा मेजरली 2 कंडीशन। पहला, उनका सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव अप्रोच सबका सेम रहे। दूसरा, उनकी मार्केट पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों से आप अपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बना सकते हो। ठीक है,
स्ट्रेटेजी ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स ले सकते हो, ये कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस है, क्वालिटी है, ज्योग्राफिकल कवरेज है, इंटीग्रेशन है, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ है, तो कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये जस्ट एज एन एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ पे बना के दिया है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करोगे, क्या उसके स्टेप्स हैं। दोस्तों वही 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो किन कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप अपनी फर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यानी कि 100 फर्म्स हमने देखी, तो उनको कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, क्या कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर प्लॉट करो फर्म्स को ऑन अ 2 वेरिएबल मैप। तो जो 2 वेरिएबल्स आपको सबसे अच्छे लगते हैं, एक वेरिएबल यहाँ लिखो, एक वेरिएबल यहाँ लिखो, उस बेसिस से कि उनका कितना है यहाँ पे स्केल, आप ग्राफ पे प्लॉटिंग कर दो। फिर असाइन करो फर्म्स दैट फॉल इन द सेम स्ट्रेटेजी टू सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो जो फर्म सेम आपस में पास थी, हम मान के चलेंगे कि उनका सिमिलर स्ट्रेटेजी रहती है, तो उनको हमने एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप में डाल दिया और बाद में हमने वहाँ पे उनके अराउंड सर्कल्स बना दिए, ताकि आपको पता चले कि कितने स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बनेंगे। 4 स्टेप्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर प्लॉट करो फर्म्स को 2 वेरिएबल मैप के ऊपर, फिर असाइन करो फर्म्स को और लास्ट में उनके अराउंड सर्कल ड्रॉ कर दो। ध्यान रखना दोस्तों, एमसीक्यू आ सकता है। जब सर्कल ड्रॉ करना है तब आपको उनके रेवेन्यू बेसिस पे करना है, कितना उसकी कंपनी का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री का रेवेन्यू, उस हिसाब से यहाँ पे सर्कल्स आपके बड़े छोटे बनते हैं। क्लियर है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में देखा था, छोटा सा टॉपिक है कि जब आपको नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, सबसे पहले देखो कस्टमर को चाहिए क्या, वैसा प्रोडक्ट तैयार करो। वैसा प्रोडक्ट तैयार करने की जो कॉस्ट आई उसमें एक रीजनेबल मार्जिन ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा वो प्राइस जिससे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। ठीक है, इसमें से खास बात करने लायक कुछ नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो, मार्केट में लेने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दी हैं, फटाफट से रन थ्रू कर लेते हैं। एमसीक्यू हो सकता है किसी में निकल के आ जाए। सोशल मार्केटिंग क्या है, जब आप किसी सोशल कॉज के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे धूम्रपान के लिए कर रहे हो, स्मोकिंग के लिए कर रहे हो, तो वो आ जाएगा सोशल मार्केटिंग। ऑगमेंटिंग मार्केटिंग क्या है, जैसे आपने हम प्रोडक्ट तो कुछ बेच रहे थे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हम कारें तो सेल कर रहे हैं, साथ साथ में हमने कारों की फ्री सर्विस भी करानी शुरू कर दी कि आप हमसे कारों की सर्विसेज भी करवाओ। तो वो क्या है, जब आपने एडिशनल सर्विसेज दी बिसाइड द कोर प्रोडक्ट। अच्छा, अब डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, जो जैसे नॉर्मल मीडिया हाउसेज होते हैं, न्यूज़पेपर हैं, एडवर्टीजमेंट है, तो नॉर्मल वाली होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। अच्छा, रिलेशनशिप मार्केटिंग, जब आप अपना रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि बैंक्स अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स रख देते हैं, एयरलाइन लॉन्जेस ने यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे लॉन्जेस दे रखे हैं, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। सर्विस मार्केटिंग, जब आप किसी सर्विस को सेल करने के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, सर्विस। पर्सन मार्केटिंग, जब किसी आप पर्सन की मार्केटिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल हमारे मोदी साहब, एग्जाम्पल आपके एक्टर्स, जब किसी एक बंदे की मार्केटिंग हो। ऑर्गेनाइजेशन, जब आप सारी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे एप्पल का। प्लेस मार्केटिंग, जब आप किसी जगह की मार्केटिंग कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो आप किसी टूरिज्म इंडस्ट्री में हिमाचल के बारे में बोल रहे हो, आओ हिमाचल घूमो, तब आप किसी प्लेस की मार्केटिंग कर रहे हो। इनलाइटिंग मार्केटिंग क्या है, जब आप किसी फिलोसफी की बात करो, इनलाइटेंड मार्केटिंग। अच्छा, डिफरेंशियल, जब आप कुछ टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर, तो जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करते हो, डिफरेंट तरह की मार्केटिंग करते हो डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए, तो वो हो गया डिफरेंशियल मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग, कि मान के चलो एक टाइम तो ऐसा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, एक टाइम पे डिमांड कम रहती है, तो आप क्या चाहते हो कि जहाँ पे डिमांड कम रहती है वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स भी बिकने शुरू हो। एग्जाम्पल हमने लिया पीवीआर का, वीकडेज पे सेल कम होती है, तो वो क्या करते हैं, सिंक्रो मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, जब आप किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करके मार्केटिंग कर रहे हो, नीच मार्केटिंग कर रहे हो, वो हो गया कंसंट्रेटेड। अच्छा, डी मार्केटिंग क्या है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया पीवीआर, वीकडेज पे भरने की कोशिश कर रहे हो, सिंक्रो मार्केटिंग। आप वीकेंड पे उसको अब कम करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि कस्टमर को बोल रहे हो भाग जाओ, वीकेंड पे मूवी नहीं देखनी, तो वो क्या है, डी मार्केटिंग है। जब आप उल्टा कर रहे हो, डिमांड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर टेम्परेरी या फिर परमानेंटली। अच्छा, चैनल्स दोस्तों हमने ऑलरेडी देख लिया। अब आ जाओ स्वॉट के ऊपर। एस से होता है सर हमारा स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको ऑलरेडी आता है स्वॉट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं।
इसीलिए स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है, एक ऐसा एनालिसिस टूल है जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपको दोनों एनालिसिस करने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ क्या है? आपकी ताकतें, आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी। तो जो अंदर से आपके एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, कुछ एक पॉजिटिव फैक्टर्स है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं तो वो आपकी बनती है वीकनेस। अपॉर्चुनिटी क्या है? कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक फेवरेबल कंडीशन बन रही है जिससे आप अपनी मार्केट पोजीशन को अच्छा कर सकते हो। और अगर यही कुछ एक अनफेवरेबल कंडीशन बनी आउटसाइड मार्केट में, एक्सटर्नल मार्केट में, जिससे आपको रिस्क या फिर डैमेज हो सकता है, वो बन जाएगा आपके लिए थ्रेट। ठीक है, चलो फिर हमने देखा कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है। दोस्तों कोर कॉम्पिटेंसी होता है कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज, कुछ ऐसी स्किल्स जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो। अच्छा, वो कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए अब आपको चाहिए होते हैं रिसोर्सेज। तो आप क्या करते हो? रिसोर्सेज को यूज करके कैपेबिलिटीज डेवलप करते हो और उन कैपेबिलिटीज को यूज करके आप कोर कॉम्पिटेंसीज बना लेते हो। तो कोर कॉम्पिटेंस में जब भी कैपेबिलिटीज की बात करेंगे, इट इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड ऑल, बट वो अकेली एक दो कैपेबिलिटीज नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ कैपेबिलिटीज। आईसीए ने यहाँ पे 5 से 15 एरियाज ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज का एक एग्जांपल लिया। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो चुकी है तो इसको आप यूज करके अपने कोर कॉम्पिटेंसीज बना सकते हो। ठीक है, ये वो कैपेबिलिटीज हैं जिसको सर्व होती हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। ये कॉम्बिनेशन है, अकेली एक दो कैपेबिलिटीज नहीं होती और यूनिक हैं, ये सिर्फ आपके अंदर हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स में अगर ये सब कुछ सेम है तो फिर वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बनेगी दोस्तों? इसीलिए वो आपके लिए कोर कॉम्पिटेंसी भी नहीं है। क्लियर है? फिर हमने देखा जिसमें क्वेश्चन आ जाता है बार बार कि मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग 3 एरियाज। तो यहाँ पे हाईलाइट कर लो, अगर क्वेश्चन आया 3 एरियाज का तो आपको ये इसके बारे में लिख के आना है। कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, यानी कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी यूनिक है, कॉम्पिटिटर्स उसको कॉपी नहीं कर सकते। कस्टमर वैल्यू, कि जो आप स्किल सेट की बात कर रहे हो, जो कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हो, वो कस्टमर भी वैल्यू करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एग्जांपल लिया टेस्ला का। टेस्ला क्या कर रही है? कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन है, बहुत सारा इनोवेशन करती है, कस्टमर भी उसको वैल्यू करता है। एंड कस्टमर को आप रियल इम्पैक्ट दे रहे हो, उसको बेवकूफ़ नहीं बनाना, उसको रियल में आपने इम्पैक्ट दिया, एक फंडामेंटल बेनिफिट डिलीवर किया। और आप उस एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी को अदर मार्केट्स में भी कर सकते हो। जैसे टेस्ला यूएस में तो कर रही है, अब वो इंडिया में आके भी ईवीज लॉन्च करने का सोच रही है। क्यों? दोस्तों उन्होंने एक ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप की जिससे कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन भी मिला, कस्टमर भी उसको वैल्यू करता है, प्लस उसका एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स भी है। अच्छा, तब यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि एप्लीकेबल होनी चाहिए सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक आधा स्किल नहीं है, सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर सकती है। क्लियर है? फिर इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंस। तो अगर इसने क्राइटेरिया की बात की, क्या क्राइटेरिया है, तो आप ये 4 क्राइटेरिया लिख के आओगे। वैल्यूएबल, वही है दोस्तों कि कस्टमर उसकी वैल्यू कर रहा है, आप इसको यूज कर सकते हो या फिर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर अपने थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए। अच्छा, रेयर, ये सिर्फ आपके अंदर है, कॉम्पिटिटर्स के अंदर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ वेरी फ्यू ऑफ द कॉम्पिटिटर्स पोजेस। अगर ये सबके पास ही है तो फिर तो दोस्तों वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बनेगा। कॉस्टली टू इमिटेट, अच्छा किसी के अंदर नहीं है, मान लिया, इसको कोई जल्दी से कॉपी भी नहीं कर सकता, कॉपी करना इतना आसान नहीं है। और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, इसका कोई भी स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट्स आपके पास नहीं है। तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। तो अगर क्राइटेरिया का क्वेश्चन आया, हमेशा आप ये 4 चीज़ों के बारे में लिख के आओगे। ठीक है, फिर हमने देखा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? जब आपने राइवल्स के अराउंड, आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हो, ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ रहे हो, ज़्यादा अच्छा मार्केट शेयर है, वो क्या है दोस्तों आपके लिए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अच्छा, कैसे आप अचीव कर सकते हो? क्या इसकी 4 मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो अगर क्वेश्चन आ जाए हमेशा करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो आप ये 4 वर्ड्स लिख के आओगे, जिसमें हमने देखा था टिड्डा, इसका हमने एक कीवर्ड बनाया टिड्डा। टी से क्या है दोस्तों कि ये ट्रांसफरेबल है, आप एक जगह अगर आपने बनाए हो तो ये दूसरी जगह पे ट्रांसफरेबल इतना जल्दी से
नहीं हो सकता, तभी ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल रहता है। एग्जाम्पल हमने लिया एम्प्लॉयज़ का, तो अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं ऐसे रिसोर्सेज, तो एम्प्लॉयज़ तो कभी भी छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एक ट्रांसफरेबल रिसोर्स है, हो सकता है उसका असेस लेना आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए ईजी है। बट अगर ये डिफ़िकल्ट है, वो एक ड्यूरेबल है, ट्रांसफरेबल इतना ईजी नहीं है, तभी वो आपके लिए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनता है। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी दोस्तों वो लंबे समय तक आपका साथ देता है, तभी वो आपका एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाता है। द पीरियड ओवर विच इट इज सस्टेन्ड, या फिर उसका रेट ऑफ डिटेरियोरेशन जो है वो काफ़ी कम है, या फिर आप इनोवेशन बहुत फास्ट कर रहे हो जिससे ड्यूरेबिलिटी आपकी ऐड हो रही है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, हमने ऑलरेडी देखा कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो ड्यूरेबल तो हैं ही हैं, बट वो कंपटीशन के पास उनको एक्सेस लेना, उनको गेन करना इतना आसान यहाँ पे नहीं है। अगर ये आसान है उनके लिए, तो फिर आपके लिए उतना ही यहाँ पे लेस सस्टेनेबल हो जाएगा। इमिटेबिलिटी, अच्छा अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो यहाँ पे ना हमारे कॉम्पिटिटर बोलते हैं कि उनको कॉपी कर लेंगे। दोस्तों उनको कॉपी करना भी इतना आसान नहीं है, अगर आप स्क्रैच से बनाने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और कहीं से आप खरीद के भी नहीं ला सकते हो। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी हमारे पेटेंट राइट्स की, तो पेटेंट राइट्स आपके पास इससे आपको बचाते हैं। फिर हमने लास्ट में देखा एप्रोप्रिएबिलिटी, तो टिड्डा से TIDA, तो जब भी क्वेश्चन आए करेक्टरिस्टिक्स का हमेशा टिड्डा याद रखना। ए से एप्रोप्रिएबिलिटी का क्या मतलब है कि मान के चलो जो भी आपने पैसा कमाया वो अपने रिसोर्स बेस को वापस भी करना है, ताकि रिसोर्स बेस आपके साथ टिका रहे, लंबे समय तक चलता रहे और एक सस्टेनेबल बिजनेस सोल्यूशन आप लोग क्रिएट कर पाओ। एबिलिटी ऑफ ओनर्स टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स टू इट्स रिसोर्स बेस, तो थोड़ा डिफरेंट सा पॉइंट है बट हमने आपको अच्छे से समझा दिया। तो विद दिस वी कंप्लीट द एंटायर चैप्टर नंबर 3। काफ़ी क्विकली हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। डेफिनेटली अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचना, दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी पता चले कि हम कितने क्विकली सारा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं और मैं आपको चीज़ों के बारे में बता भी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो विद दिस वी क्लोज टुडे सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। बाकी मेरे स्कैनर्स आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, आप सीधा मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।